जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन के साथ में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स में, वो भी मई 2026 के हाइलाइट्स नेशनल और इंटरनेशनल डेटा के अकॉर्डिंग, यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में मई मंथ में क्या कुछ खास रहा, ये हम यहां पर डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो नेशनल और इंटरनेशनल की यदि हम बात करें तो मई 2026 में क्या कुछ यहां पर खास रहा वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको पता होगा हमने एक वीडियो यहां पर शेयर किया था रिकॉर्डिंग के फॉर्म में, जिसमें मई 2026 का जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का हाइलाइट्स था उसको हमने इस लेक्चर के माध्यम से कवर किया था। और यदि आपने उस सेशन को देख लिया है तो आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस सेशन में हम नेशनल और इंटरनेशनल मंथली करंट अफेयर्स का डेटा जो है वो मई मंथ का यहां पर डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो ये वाला जो सेशन रहेगा इसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल डेटा डिस्कस करेंगे मई 2026 के अंतर्गत। ठीक है, तो आप यहां पर देख भी पा रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में मई मंथ में क्या कुछ खास रहा उसका क्विक रिवीजन इस सेशन के माध्यम से आपको मिलने वाला है। और जिन्होंने अभी तक मंथली करंट अफेयर्स में मई 2026 के अंतर्गत मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स में मंथली करंट अफेयर्स का ये सेशन नहीं देखा तो इस क्लास को आप लोग जरूर जाकर देख लेना। इसमें पूरा मध्य प्रदेश आपको कवरेज यहां पर मिल पाएगा। इसके अलावा 2029 का जो यूजी बैच या जो 12th पास आउट बच्चे हैं उनके लिए आपको एमपीपीएससी शिखर बैच यहां पर मिल जाता है 2029 का। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बैच के साथ में दोस्तों जो स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट होंगे उनको अधिकारी किट मिलेगी। और इस अधिकारी किट के साथ में हार्ड कॉपी के आपको नोट्स जो हैं वो भी यहां पर मिलने वाले हैं, और फॉर फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स ओनली। और इसके अलावा यदि मैं बात करूंगा 2027 का टारगेट कर रहे अभ्यर्थी है उनके लिए इंग्लिश माध्यम का सर्वसक्षम बैच और हिंदी माध्यम का सर्वप्रथम बैच भी उपलब्ध है, जिसकी क्लास आपकी 5 जून से यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा हम एमपीपीएससी मेंस बैच की बात करें तो यह है सफलता बैच, जो कि इंग्लिश और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बैच है। और इसकी जो क्लास यहां पर बैच का स्टार्ट हुआ है ये 24 ऑफ मई से यहां पर स्टार्ट हो गया, तो ये बैच भी आप यहां पर इनरोल कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला दोस्तों यहां पर जो प्रश्न बन रहा है वो बन रहा है उबर कप का। देखो, आपको पता होगा चाहे मैं उबर कप की बात करूं या फिर थॉमस कप की बात करूं, ये जो इवेंट है इनका संबंध किस गेम से, तो इनका जो संबंध है हमें बैडमिंटन से देखने को मिलता है। और दक्षिण कोरिया जो है इसमें विजेता रहा, जिसने किसको हराया, तो चाइना को हराकर यह खिताब जीता है। बस अंतर इतना है कि जो उबर कप होता है ये महिला बैडमिंटन संबंधित है, और जो थॉमस कप है ये पुरुष बैडमिंटन से संबंधित आपको गेम देखने को मिलता है। तो याद रखना, उबर कप में विजेता दक्षिण कोरिया रहा। दक्षिण कोरिया ने किसको हराया, तो चाइना को हराकर यह खिताब जीता। जबकि इससे पहले दक्षिण कोरिया कुआलालंपुर में 2010 और बैंकॉक 2022 में यह ट्रॉफी यहां पर जीत चुका है। लेकिन इस बार विजेता कौन रहा, तो इस बार आपको इसमें विजेता कौन देखने मिलता है, तो दक्षिण कोरिया विजेता यहां पर देखने को मिल जाता है। अच्छा, एक और मैं आपको यहां पर जानकारी इससे संबंधित दे देता हूं कि यदि मैं इस बार के अंतर्गत थॉमस कप की बात करूं कि थॉमस कप में यहां पर विजेता इस बार कौन रहा, बस आपको इतना याद रखना है जो थॉमस कप है ये पुरुष बैडमिंटन से संबंधित आपको यहां पर गेम देखने को मिलता है। तो थॉमस कप की यदि मैं बात करूंगा, थॉमस कप में आपको याद रखना है इसमें विजेता चाइना रहा। और चाइना ने किसको हराया, तो चाइना ने इंडोनेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, चाइना ने किसको हराया, इंडोनेशिया को हराकर यह खिताब यहां पर जीता है। और इसका जो आयोजन हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो इसका आयोजन होर्सेंस में हुआ था, जो कि कहां पर है, तो ये है आपका डेनमार्क में। अब क्वेश्चन बनता है यहां पर कि भारतीय टीम ने थॉमस कप में कोई स्थान प्राप्त किया या फिर नहीं। तो याद रखना, जो भारतीय टीम है ये इसमें क्या लेकर आई, तो ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक भारतीय टीम को इसके अंतर्गत मिला है। तो ये कुछ और भी फैक्ट है जो आप यहां पर याद रखना। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, दक्षिण कोरिया विजेता रही उबर कप के अंतर्गत, और थॉमस कप में विजेता कौन रहा, तो चाइना इसके अंतर्गत विजेता यहां पर रहा था। चलिए, अगला नाम आता है विटली पुरस्कार।
जिसको हम ग्रीन ऑस्कर के तौर पे जानते हैं। और यह पुरस्कार किसने जीता है, जिसमें भारतीय महिलाओं के तौर पर किनका नाम आएगा जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। और खास तौर पे दोस्तों जो लुप्तप्राय प्रजाति हैं उनको बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए यह सम्मान हमें मिलता है, जिसको हम ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार के तौर पे यहां पर जानते हैं। और किनका नाम आएगा, तो दो भारतीय महिलाएं, जिनमें एक नाम आता है परवीन शेख का और दूसरा नाम आता है बरखा सुब्बा का, जिनको विटली पुरस्कार से हाल ही में यहां पर सम्मानित किया गया है। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से प्रश्न कई बार परीक्षाओं में जो पुरस्कार होते हैं, अवार्ड होते हैं, वहां से प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो परवीन शेख, बरखा सुब्बा, जिनको यह ग्रीन ऑस्कर से यहां पर सम्मानित किया गया है। अब आपको याद रखना है दोस्तों, जो परवीन शेख है ये गंगा नदी के किनारे जो भारतीय स्किमर है, ठीक है, इनके संरक्षण पर इन्होंने काम किया है, जिनको विटली पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा बरखा सुब्बा की यदि हम बात करें तो दार्जिलिंग में दुर्लभ हिमालयी जो आपका सैलामेंडर है, जो कि एक उभयचर के तौर पर जाना जाता है, उसकी सुरक्षा के लिए दोस्तों इनके द्वारा यहां पर कार्य किया गया है और इसके लिए इनको विटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनकी फोटो आप स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे हैं, जिसमें एक तरफ परवीन शेख है और दूसरी तरफ आपको बरखा सुब्बा की फोटो यहां पर दिखाई दे रही है। चलिए, इंडियन स्किमर की बात करें तो ये एक लुप्तप्राय पक्षी है जो कि पानी की सतह पर सरक कर भोजन करने के व्यवहार के लिए विशेष तौर पे जाना जाता है। और इसकी जो वैश्विक आबादी है 10,000 से कम होने का अनुमान भी यहां पर बताया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है रिनकॉप्स एल्बिकॉलिस। क्या है इसका नाम, तो इसका नाम है रिनकॉप्स एल्बिकॉलिस। ये आपको यहां पर याद रखना है। चलिए, इसके अलावा यदि मैं बात करूंगा इसकी स्थिति लुप्तप्राय प्रकृति संरक्षण के अंतर्गत जो अंतरराष्ट्रीय संघ है उसकी रेड लिस्ट के अनुसार देखने को मिलती है। बड़ी नदियां, रेतीले टीले और आर्द्र भूमि में ये आपका पाया जाता है। अच्छा, इससे पहले आपने एक और नाम भारतीय के तौर पे दोस्तों असम की वन्यजीव जीव विज्ञानी का सुना होगा, जिनका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। क्या आपने इनका नाम सुना है दोस्तों? आपको पता होगा है ना, इनको भी विटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये नाम क्या है, तो इनका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ये आप इनका नाम जरूर याद रखना, जिन्होंने लुप्तप्राय पक्षी हरगिला, जिसको हम ग्रेटर एडजुटेंट स्टार के तौर पर जानते हैं, इनके संरक्षण के प्रयास के लिए इनको यहां पर जाना जाता है। ये भी आप यहां पर याद रखना। और इसके साथ में दोस्तों ये जो नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, आपको याद रखना है विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किए जाने के साथ में 2017 में दोस्तों इनको यह पुरस्कार यहां पर मिला था। ठीक है, क्लियर? चलिए, अगला नाम आता है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसके साथ में इसका जो 57वें नंबर का एडिशन होने वाला है, उसके लिए महोत्सव का डायरेक्टर किनको बनाया गया है, तो दोस्तों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के महोत्सव निदेशक बनाए गए, जिनका नाम क्या है, तो इनका नाम है आशुतोष गोवारिकर। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है आशुतोष गोवारिकर, जिनको महोत्सव का निदेशक यहां पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों आशुतोष गोवारिकर की कई फिल्में आपने देखी होंगी, जिसमें एक नाम आता है लगान, जो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट की गई थी। इसके अलावा स्वदेश हो गई, जोधा अकबर है, मोहन जोदारो है। ये फिल्म दोस्तों हमें इनके द्वारा देखने को यहां पर मिल जाती है। और साथ ही साथ जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 1952 में इसकी स्थापना यहां पर की गई थी। और इसका 57वें नंबर का जो एडिशन है ये नवंबर 2026 में होने वाला है। चलिए, अगला क्वेश्चन है अभ्यास सिनबैक्स सेकंड। ये जो अभ्यास है भारत के साथ में किस देश के बीच में होने वाला है अभ्यास है, जिसको हम यहां पर सिनबैक्स के तौर पर यहां पर जानते हैं। वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है या फिर इंडोनेशिया है। तो आपको याद रखना है, यदि आपसे क्वेश्चन सिनबैक्स का यहां पर पूछा जाएगा तो इसका जो हमें नाम देखने को मिलेगा कंबोडिया के साथ में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कुछ और एक्सरसाइज हैं, जैसे मैं एक्सरसाइज की बात करूंगा मैत्री की, तो ये भारत और थाईलैंड के बीच में होने वाला अभ्यास, भारत और थाईलैंड के बीच में होने वाला अभ्यास, जिसको हम यहां पर किस तौर पे जानते हैं, तो याद रखना मैत्री के तौर पर जानते हैं।
एक अभ्यास है जिसका नाम है साइक्लोन, और ये भारत और इजिप्ट अर्थात मिस्र के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका साइक्लोन। अगला नाम आता है संप्रति। ये अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाला अभ्यास है, भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाला अभ्यास जिसको हम यहां पर किस तौर पर जानते हैं, तो इसको हम यहां पर संप्रति के तौर पर जानते हैं। यदि मैं वज्र प्रहार की बात करूंगा तो ये जो एक्सरसाइज है ये भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला अभ्यास है। भारत और किसके बीच में, तो भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला अभ्यास है जिसको हम वज्र प्रहार के तौर पर जानते हैं। एक दोस्तों नाम आपको याद रखना, जैसे आपने अल नागा सुना होगा या फिर अल नागा, ठीक है। तो ये जो अल नागा एक्सरसाइज और इसके साथ में एक नाम आता है नसीम अल बहर, ये दोनों अभ्यास आपको याद रखना है किनके बीच में होने वाला अभ्यास है, तो ये है भारत और ओमान। भारत और ओमान के बीच में होने वाला अभ्यास है जिसको हम अल नागा एक्सरसाइज और इसके साथ ही साथ हम नसीम अल बहर अभ्यास के तौर पर जानते हैं। तो ये मैंने कुछ एडिशनल डेटा लिख दिया है जिसमें कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित यदि पूछेगा तो एटलीस्ट आप इस डेटा को समझकर कर पाओगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, गिनी देश के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है ममाडी डोम्बोया। ये कौन बन गए, तो गिनी देश के राष्ट्रपति बन गए। आपने देखा होगा अफ्रीका में पश्चिमी अफ्रीकी देश के तौर पर गिनी का नाम या गिनी गणराज्य का नाम आता है जिसकी राजधानी है कोनाक्री, जबकि यहां पर आपको करेंसी क्या देखने को मिलेगी, तो वो मिलती है आपको यहां पर फ्रैंक। तो आपको याद रखना है इसकी जो राजधानी है वो है कोनाक्री, जबकि फ्रैंक यहाँ की क्या है, तो फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। आप इस मैप को जरा ध्यान से देखेंगे तो ये आपको गिनी यहां पर दिखाई दे रहा है, या फिर आप अफ्रीका का महाद्वीप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको ये यहां पर क्या दिखाई दे रहा है। इस मैप को आप यहां पर अच्छे से समझकर लिख सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। सभी को दिखाई दे रहा है। चलिए, तो आई होप आप सभी ने इस डेटा को भी यहां पर अच्छे से लिखकर समझ लिया होगा। ओके, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो अगला यहां पर क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन ओपेक से आ रहा है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के तौर पर जानते हैं, जिसका गठन 1960 में हुआ था और इसका जो हेड ऑफिस है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। लेकिन हम अभी बात करें तो ओपेक से दोस्तों किस देश के द्वारा भी हाल ही में ओपेक समूह या फिर ओपेक प्लस की भी बात करें, इससे अलग होने की घोषणा की गई है और ये घोषणा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अर्थात यूएई के द्वारा की गई, जिसने बोला है कि हम अपने तेल उत्पादन पर अब विशेष फोकस करेंगे और अब हम ओपेक और ओपेक प्लस समूह से यहां पर बाहर होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर यहां पर बन गई हैं, और इनका जो संबंध है ये है तमिलनाडु से। नाम है इनका क्या, तो नाम है ऋतिका श्री, जो कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर यहां पर बन गई हैं। ठीक है, सभी लोग शॉर्ट नोट्स के साथ में डेटा लिखते चले, अच्छे से समझते चले, बार बार चीजों को यहां पर रिकॉल भी करते जरूर चलिएगा। चलिए आगे बढ़े भैया, यहां तक कोई समस्या किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 सितंबर 2026 से एप्पल के सीईओ में दोस्तों आपने अभी तक तो नाम सुना था किसका, टिम कुक का, लेकिन टिम कुक के स्थान पर अब एप्पल के सीईओ के तौर पर किनको यहां पर चुना गया है जो अपनी सेवाएं एप्पल कंपनी में देने वाले हैं। तो आपको याद रखना है एप्पल के नए सीईओ के तौर पर किनका नाम आएगा, तो ये है जॉन टर्नस। ये कौन है, तो ये है जॉन टर्नस, जिनको क्या बनाया गया, तो एप्पल कंपनी का सीईओ इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वो राज्य सरकार है जिसने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए एक योजना यहां पर शुरू की है जिसका नाम है सीएम इंस्पायर योजना, और इस योजना को शुरू किया भैया किसने, तो मेघालय राज्य के द्वारा इस योजना की यहां पर शुरुआत की गई है। और यदि हम मेघालय की बात करेंगे तो आपको पता है कि मेघालय के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, उनका नाम है कॉनराड संगमा।
ठीक है, इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया जिसमें इन्होंने बोला है कि यूपीएससी परीक्षा के अंतर्गत यदि कोई प्रीलिम्स यदि क्वालिफाई करता है तो उनको 25,000 रुपए की धनराशि यहां पर दी जाएगी, और यदि मेंस क्वालिफाई करेगा तो उसको 1,00,000 रुपए की धनराशि यहां पर दी जाएगी। और किस योजना के अंतर्गत, तो उसका नाम है सीएम इंस्पायर योजना। ये आपको यहां पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष यहां पर बनाया गया है? दोस्तों नीति आयोग जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के तौर पे जानते हैं, इसका गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। प्लानिंग कमीशन के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था। और अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो इनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम है दोस्तों अशोक कुमार लहिड़ी। यानी जिन्होंने आंसर ऑप्शन ए यहां पर दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही है, जो कि सुमन बेरी के स्थान पर उपाध्यक्ष यहां पर नीति आयोग के, है ना दोस्तों, नियुक्त किए गए। अच्छा, एक और नियुक्ति क्रम मैं आपको यहां पर बता देता हूं। यदि मैं नीति आयोग की यहां पर बात करूंगा तो नीति आयोग के सीईओ के तौर पे भी दोस्तों, कार्यकारी सीईओ के तौर पर हमें किनका नाम यहां पर देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहां पर नाम किसका आएगा, तो कार्यकारी के तौर पर नाम आएगा निधि छिब्बर का। ठीक है, आपको ये याद रखना है दोस्तों, है ना, निधि छिब्बर, जिनको क्या बनाया गया है, नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया, जो कि बीवीआर सुब्रमण्यम के स्थान पर कार्यकारी सीईओ यहां पर नियुक्त की गई है। तो दोनों अपॉइंटमेंट नीति आयोग से संबंधित जो आप लोग यहां पर याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, 5 अभी राज्यों के अंतर्गत जो विधानसभा चुनाव हमें देखने को मिले उसमें रिजल्ट क्या रहा, और रिजल्ट दोस्तों होने आने के बाद में मुख्यमंत्री उस राज्य का हमें कौन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असम राज्य की। असम राज्य में दोस्तों जो इलेक्शन हुए थे, जिसमें कुल असम में दोस्तों विधानसभा जो सीट थी वो हमें 126 126 यहां पर दिखाई दे रही है। 126 सीटों के अंतर्गत विधानसभा चुनाव आपका हुआ था, और इसमें सबसे ज्यादा जो सीट लेकर आई भारतीय जनता पार्टी असम में, बीजेपी के खाते में यहां पर 82 सीट हमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस 19 सीट के साथ मिलता है। और इसके बाद में असम की बात करें, असम में फिर से मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये है हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि असम राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। असम के यदि मैं गवर्नर राज्यपाल की बात करूंगा तो उनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। क्या नाम है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो असम के राज्यपाल हैं। दूसरा दोस्तों यहां पर राज्य है केरला, या मैं इसको अब केरलम बोलूंगा। ठीक है, क्या बोलूंगा इसको, केरलम। और केरलम में सबसे ज्यादा बहुमत यहां पर कौन सी सीट यहां पर लेकर आई है, कौन सी पार्टी लेकर आई, तो केरलम में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बहुमत दोस्तों 63 विधानसभा सीट के साथ में हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का दिख रहा है। कुल विधानसभा सीट कितनी है, तो 140 विधानसभा सीट है, जिसमें सबसे ज्यादा बहुमत आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का यहां पर नाम आता है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है वी.डी. सतीसन। क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है वी.डी. सतीसन, जो कि केरला के या फिर केरलम के दोस्तों मुख्यमंत्री बन गए। केरल के गवर्नर कौन यहां पर है दोस्तों, चलिए यहां पर जरा समझते चलिएगा, नाम भी आप लोग यहां पर साथ में लिखते चलिएगा। ओके, ठीक है। चलिए तो केरल की बात करें तो केरलम के अंतर्गत आपको 140 विधानसभा सीट देखने मिलती है, जिसमें 63 इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें वी.डी. सतीसन कौन बने, मुख्यमंत्री बने। गवर्नर राजेंद्र आलेकर, जो कि तमिलनाडु के भी गवर्नर हैं। चलिए अगला नाम आता है पुदुचेरी का। पुदुचेरी में हमें कुल विधानसभा जो सीट है वो यहां पर 30 देखने को मिलती है, और 30 विधानसभा सीट में जो सबसे ज्यादा बहुमत यहां पर लेकर आई दोस्तों 12 सीट के साथ में, जिसमें नाम किसका आता है, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस का नाम आता है। और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के साथ में दोस्तों मुख्यमंत्री पर हमें पद पर फिर से किनका नाम मिलता है, तो एन रंगासामी, जो कि कौन बने, पुदुचेरी के आपके मुख्यमंत्री यहां पर नियुक्त किए गए। जबकि पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर किनका नाम आएगा, तो के कैलाश नाथन जी का आपको नाम यहां पर पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे यहां पर मिलता है। अगला नाम आता है तमिलनाडु का। और तमिलनाडु दोस्तों विधानसभा में जो हमें इलेक्शन देखने को मिला काफी चौंकाने वाला मिला। 2 साल पहले पार्टी बनाई गई दोस्तों विजय
है ना, या मैं यहां पर थलापति विजय की बात करूंगा, है ना, तो इनके द्वारा पार्टी बनाई गई और इसके बाद में आप देख रहे हैं बहुमत जो का आंकड़ा है वो इनके पास में देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीट में इलेक्शन हुआ था, जिसमें टीवीके, याद रखना, थलापति विजय जो एक्टर से राजनीति में दोस्तों प्रवेश किए हैं, है ना, इनकी पार्टी का नाम है टीवीके यानी तमिलगा वैत्री कजगम, जो कि 108 सीट यहां पर लेकर आई थी। ठीक है, तो बहुमत के साथ दोस्तों इनका यहां पर जो नाम हमें मिलता है वो है सी जोसेफ विजय, जिनको हम थलापति विजय के तौर पर जानते हैं। कई आपने इनकी फिल्में भी जरूर यहां पर देखी होंगी। और इसके साथ में गवर्नर में फिर से राजेंद्र आलेकर जी का यहां पर नाम हमें मिलता है। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ में नाम आएगा भारतीय जनता पार्टी का, जो 207 यहां पर सीट लेकर आई है। 293 कुल विधानसभा सीट है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत किसको मिला है? भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है इसके खाते में 80 सीट यहां पर इस बार मिली है। यदि मैं यहां पर बात करूंगा दोस्तों वेस्ट बंगाल की, तो मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो इनका नाम है शुभेंदु अधिकारी, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। और RN रवि, ये कौन है? ये है पश्चिम बंगाल के गवर्नर अर्थात राज्यपाल। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गीतकार लेखक के तौर पे नाम आता है प्रसून जोशी का। इनको किस संस्था का चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष यहां पर नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। आपको पता होगा प्रसार भारती जिसकी स्थापना 1997 अर्थात 1997 में की गई थी, और अब इसके साथ में प्रसून जोशी जी को यह जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। ठीक है, क्लियर भैया? तो आई होप ये आप डेटा याद रखेंगे। अच्छा, अब आप मुझे क्वेश्चन का आंसर यहां पर देंगे। अभी हाल ही में CBFC, जिसको हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन या सेंसर बोर्ड के तौर पर जानते हैं, और CBFC के अध्यक्ष के तौर पर किनको जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई? मैं चाहूंगा इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स के साथ में यहां पर देंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा प्रसून जोशी की बात करें दोस्तों, गीतकार के तौर पर फिल्म लज्जा से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद हम तुम, फना जैसी बेहतरीन फिल्मों के शानदार गाने भी इनके द्वारा लिखे गए। तो प्रसार भारती आप याद रखना, इसका जो अधिनियम है 1990 में आया, और इसकी जो स्थापना यह हमें 1997 के अंतर्गत देखने को मिली थी। इसमें दो प्रमुख विभाग हैं, जिसमें एक नाम ऑल इंडिया रेडियो का देखने को हमें मिलता है और दूसरा है दूरदर्शन। और आपने देखा होगा दूरदर्शन के अंतर्गत फ्री DTH प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध है, जो कि 2004 में ये सेवा आई थी, जिसको हम फ्री डिस्क के तौर पे यहां पर जानते हैं। इसका नाम भी आपने जरूर सुना होगा। चला अगला क्वेश्चन है भैया, क्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई जिसमें LPG गैस कनेक्शन महिलाओं के नाम पर दिया जाता है? LPG गैस कनेक्शन दिया जाता है, और इसके साथ में आपको यह पता होगा इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? तो इसकी टैगलाइन सभी लोग साथ में लिखिएगा, स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ये क्या है? तो ये है इसकी टैगलाइन। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ये क्या है? तो ये इसकी हमें टैगलाइन यहां पर देखने मिलती है, इसको जरूर आप लोग लिख लेना। क्वेश्चन है भैया कि यह योजना की जो शुरुआत है ये कब की गई, ये आपको यहां पर बताना है। तो याद रखना भैया सभी लोग बिल्कुल जिन्होंने आंसर यहां पर 1 मई 2016 दिया है उनका जवाब यहां पर सही है। वैसे यदि हम बात करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 2.0, इसकी शुरुआत कब की गई इसके अंतर्गत, योजना के अंतर्गत? तो 10 अगस्त 2021 के अंतर्गत। वैसे इस LPG गैस कनेक्शन के साथ में हम बात करें दोस्तों, तो 1600 रुपए की सब्सिडी दी जाती है, और वो महिलाएं यहां पर गैस सिलेंडर कनेक्शन इसके माध्यम से प्राप्त कर सकती हैं। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें आप देख रहे हैं उज्ज्वला योजना के 10 साल पूरे हुए, जिसमें एक दशक में लगभग 10.5 करोड़ माताएं और बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन यहां पर प्राप्त हुआ है। तो ये आंकड़े भी आप इसके माध्यम से देख पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में आपको उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे देखने को मिलता है, जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। आपसे पूछ रहा है किन दो शहरों को जोड़ता हुआ ये गंगा एक्सप्रेसवे का नाम आता है? तो आपको याद रखना है मेरठ से प्रयागराज।
इसकी जो कनेक्टिविटी वो कहां से कहां तक है, तो मेरठ से प्रयागराज हमें इसकी कनेक्टिविटी यहां पर देखने को मिल जाती है, जो आप यहां पर याद रखेंगे। तो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेस है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यूपी के हरदोई से यहां पर किया गया है। और ये पश्चिमी यूपी के मेरठ के अंतर्गत जो बिजौली गांव है वहां से पूर्वी यूपी का प्रयागराज, जिसमें जुदापुर है ना, डांडू गांव का नाम हमें यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके 12 जिलों को यह कवर यहां पर करेगा, जिसको हम गंगा एक्सप्रेस वे के तौर पर जानेंगे। मेरठ के बाद हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर हो गया, हरदोई के रास्ते उन्नाव, रायबरेली से प्रयागराज को यहां पर कनेक्ट करने वाला है। हरदोई उत्तर प्रदेश से भैया इस एक्सप्रेसवे का हमें शुभारंभ देखने को मिला, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई लगभग 594 किलोमीटर है। इसके साथ में 9 रेस्ट एरिया है, जिसमें एक एरिया लगभग 5 हेक्टेयर में। इसके अलावा हर क्षेत्र में वाहनों का सर्विस सेंटर तैयार किया गया है। ड्राइवरों के लिए भी अलग रेस्ट एरिया की सुविधा यहां पर दी गई। इस तरीके से इसकी आप कनेक्टिविटी मेरठ से लेकर प्रयागराज की देख पा रहे हैं, जिसमें लगभग 37,000 करोड़ रुपए कुल लागत आई है, जिसमें 18 फ्लाईओवर हैं, 126 रेलवे ओवरब्रिज हैं, 15 छोटे पुल हैं, 282 अंडरपास इसके अंतर्गत बनाए गए हैं। इसके साथ में आप देख रहे हैं यात्रा आपकी अब 6 से 7 घंटे मेरठ से इलाहाबाद की यहां पर कितनी आसान और सुविधाजनक हो गई है। इसकी शुरुआत मेरठ के बिजौली गांव से आपको देखने मिलता है, जिसमें 519 गांव इस परियोजना से यहां पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा स्मार्ट ई वे पर भी यहां पर सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें एटीएम, ईवी चार्जिंग, फूड कोर्ट और पब्लिक यूटिलिटी जो है ये फैसिलिटी आपको इसके माध्यम से यहां पर मिल पाएगी। ओके, चलिए अगला नाम आता है समुद्र के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है वो फहराया गया है, और यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहां पर शामिल हुआ है। जिसमें आप देख रहे हैं भारत के अंतर्गत हम बात करेंगे तो अंडमान निकोबार का नाम आता है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जहां पर राधानगर बीच पर पानी के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज यहां पर फहराया गया है। और इसके साथ में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आया, जिसमें पानी के नीचे प्रदर्शित किए गए इस विशालकाय तिरंगे का जो आकार है 60 बाई 40 मीटर आपको देखने को मिला है, और यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसकी आप फोटो भी स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला नाम आता है अमृत भारत स्टेशन योजना। क्या आपने इसका नाम सुना है? चलिएगा, तो अगली योजना जरा देखिएगा, इसका नाम क्या है? इसको हम अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तौर पर जानते हैं, जिसमें खास तौर पे जो भारतीय रेलवे के आपके रेलवे स्टेशन है उनको बहुत बेहतर बनाया जाए, उसको लेकर प्लेटफॉर्म का रेनोवेशन किया जाए। उसके साथ में हमें अमृत भारत स्टेशन योजना का यहां पर नाम देखने को मिलता है। चलिए अगर नाम आता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो न्यायाधीश हैं उनकी नई नियुक्तियों के साथ में इन संख्या के बढ़ती हुए क्रम आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की संख्या कितनी हो गई है, तो ये 38 यहां पर कर दी गई है। जिसके साथ में आपको थोड़ा बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जो नए मुख्य नए जो आपके न्यायाधीश हैं उनमें किनका किनका हमें नाम देखने को यहां पर मिल रहा है। जिसमें पहले मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर ये संख्या 33 थी, अब कितनी हो गई है, तो ये संख्या यहां पर दोस्तों हमें 38 देखने को रही है। इसके साथ में सील नागू जी जो कि मुख्य न्यायाधीश पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के थे, इनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया है। श्री चंद्रशेखर मुख्य न्यायाधीश बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत, संजीव सचदेवा मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, अरुण पल्ली की बात करें मुख्य न्यायाधीश जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय में, और वेंकटा सुब्रमणी मोहाना, याद रखना अधिवक्ता से सुप्रीम कोर्ट में यहां पर जज बने हैं, इनकी नियुक्ति देखने को मिली। वैसे आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जो मुख्य न्यायाधीश थे संजीव सचदेवा थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश को भी नए दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यहां पर मिल गए, जिसमें किनका नाम आएगा, जस्टिस विवेक रुसिया। इनका नाम आप लोग जरूर लिख लेना। मध्य प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों है ना हाई कोर्ट के आपके मुख्य न्यायाधीश यहां पर इनको बनाया गया, और ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यहां पर नियुक्त किए गए।
तो आई होप आप सभी ने इस डेटा को भी जरूर यहां पर लिख लिया होगा। ओके, जस्टिस विवेक रोसिया। ठीक है, चलिए आगे हम अपने वापस उस फैक्ट के साथ में यहां पर जुड़ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत यहां पर न्यायाधीश हमें यहां पर देख मिलते हैं और यहां पर एक नाम अधिवक्ता के साथ में आ रहा है। इसके अलावा आपको यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर याद रखना है वो है कि इसमें जो संशोधन हुआ है सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में ये संशोधन यहां पर किया गया है और इसी के साथ में अनुच्छेद 124(1) के तहत संसद को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने और साथ ही साथ बढ़ाने का यहां पर अधिकार भी दिया गया, क्योंकि आपके सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे केस हैं जो आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इसके साथ में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ये बदलाव यहां पर किया गया। इसके बाद में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या कानून 1956 में प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 10 यहां पर निर्धारित की गई थी। इसके बाद उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 1960 आया, जिसमें संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 13 कर दी गई। इसके बाद एक और अन्य संशोधन आया जिसमें यह संख्या यहां पर 17 कर दी गई। इसके बाद 1986 में अधिनियम संशोधन आया जिसके बाद यह संख्या कितनी कर दी गई, 25 कर दी गई और 2009 में यह संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 30 कर दी गई थी। और 2019 में हम बात करें तो यह संख्या बढ़ाकर 33 कर दी गई थी, जिसमें प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर यह संख्या हमें यहां पर देखने को मिल जाती है। यह आपको यहां पर याद रखना है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन यहां पर बनता है, पत्रकारिता रिपोर्टिंग में दिया जाने वाला सम्मान जिसको हम पुलित्जर पुरस्कार के तौर पर जानते हैं, और अभी हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार किसको प्रदान यहां पर किया गया है। तो दो नाम आपके सामने, एक नाम है आनंद आरके और दूसरा नाम है सुपर्णा शर्मा। क्या नाम है, तो पहला नाम आएगा आनंद आरके और दूसरा नाम आएगा सुपर्णा शर्मा, जिनको साइबर अपराध को उजागर करने वाली अहम खोज रिपोर्टिंग के लिए क्या दिया गया है, तो इनको पुलित्जर पुरस्कार से यहां पर सम्मानित किया गया है। नाम है आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा, जिनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित यहां पर किया गया है और यह सम्मान इनको नताली ओबिको पियर्सन के साथ इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में यहां पर प्रदान किया गया है। याद रखना है इस पुरस्कार को हम पत्रकारिता के नोबल के तौर पे भी यहां पर जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों यह पुरस्कार समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के माध्यम से स्थापित किया गया यह सम्मान था। और इसके साथ में दोस्तों इन्होंने जो पत्रकारिता यहां पर की इन भारतीयों के द्वारा, जिसके अंतर्गत है ना विशेष रिपोर्ट ट्रैप्ट के लिए इनको यह पुरस्कार यहां पर मिला है, जिनकी आप यहां पर फोटो देख पा रहे हैं। और खास तौर पे भारत में आप देख रहे हैं जिस तरीके से साइबर अपराध की घटनाएं घट रही हैं, डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं घट रही हैं, उस तंत्र को दोस्तों लेकर इन्होंने उजागर किया था और उसको लेकर रिपोर्टिंग की गई थी, जिसके साथ में ये रिपोर्ट जिसका नाम था ट्रैप्ड, जिसमें लखनऊ की न्यूरोलॉजिस्ट जिनका नाम है रुचिरा टंडन, उनके साथ में साइबर अपराधी हैं, उनके द्वारा यहां पर दोस्तों डिजिटल अरेस्ट की घटना देखने को मिली थी और उसके साथ में ये रिपोर्टिंग इन पत्रकारों के साथ में यहां पर द्वारा की गई है। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य, संगीत रचना के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है, जिसमें दोस्तों 23 श्रेणियों में यह सम्मान यहां पर दिया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन, तो इनका नाम है गोविंद बिहारी लाल। क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है गोविंद बिहारी लाल, जिनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, पहले भारतीय बने और उन्हें आजादी से पहले 1937 में यह पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद 2000 में दोस्तों हम बात करेंगे, नाम आता है झुंपा लाहिड़ी का, जिनकी किताब काफी इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर वाले पार्ट के साथ में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो किताब का नाम है इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज, जिसके लिए दोस्तों झुंपा लाहिड़ी जी को भी यह सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। कब किया गया था, तो सन 2000 में उनको यह सम्मान दिया गया था। इसके अलावा 2011 की बात करें तो नाम आता है सिद्धार्थ मुखर्जी का, जिनकी किताब का नाम है द एम्परर ऑफ ऑल मेलडीज। और 2022 में दानिश सिद्दीकी, जिनको फोटोग्राफी के लिए मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार से यहां पर सम्मानित किया गया था। चलिए अगला नाम आता है एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसका एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक।
ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक ये किसका मिशन है? एनसीबी का है, जिसमें खास तौर पे जो मादक पदार्थ है उनकी तस्करी के विरुद्ध ये ऑपरेशन अभी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय यहां पर रहा था। ये आपको याद रखना है, जो कि मादक पदार्थ विरोधी एक अभियान है जिसकी छापेमारी महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे क्षेत्र में हुई है। और इसका जो उद्देश्य रहा कि भारत में जो लॉजिस्टिक्स है और वेयर हाउस जो नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कोकीन तस्करी सिंडिकेट को पूरी तरीके से क्या किया जाए, ध्वस्त यहां पर किया जाए। अच्छा, अभी एनसीबी के द्वारा एक ऑपरेशन बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा था, है ना, आप मुझे बताएंगे उसका नाम यहां पर क्या, जो भी रिसेंटली काफी ज्यादा चर्चित यहां पर रहा था। कमेंट बॉक्स पर आंसर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 2 नए सेमीकंडक्टर निर्माण प्रोजेक्ट को यहां पर मंजूरी दी है, जिसके साथ में पहला प्रोजेक्ट जो है ये गुजरात के धोलेरा में लगाया जाएगा, जिसे क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड नाम की कंपनी यहां पर स्थापित करेगी। ये आपको याद रखना है, जिस तकनीक से आने वाले समय में टीवी, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए काफी अहम यह आपका प्रोजेक्ट माना जा रहा है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है ये कहां पर लगाया जाएगा, तो ये सूरत में लगाया जाएगा, जिसे सोची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसके साथ में यहां पर चिप को तैयार करने के बाद उनकी टेस्टिंग और पैकेजिंग यहां पर की जा सकेगी। इसके अलावा दोस्तों इन दोनों परियोजनाओं में लगभग 3900 करोड़ का निवेश यहां पर होगा और दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात के धोलेरा और सूरत के अंतर्गत स्थापित यहां पर किए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे के अंतर्गत भारतीय रेलवे को उसका 18वां जोन मिल गया है, क्योंकि अभी तक आपने इंडियन रेलवे में केवल और केवल 17 जोन सुने होंगे, लेकिन अब इंडियन रेलवे को इसका 18वां जोन भी मिल गया है, जिसका नाम है दक्षिण तट रेलवे, जिसको हम साउथ कोस्ट रेलवे के तौर पर यहां पर जानेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या नाम हो जाएगा, तो नाम है दक्षिण तट रेलवे, और इसका जो मुख्यालय वो कहां पर रहेगा, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रहेगा, और इसने अपना परिचालन 1 जून 2026 से प्रारंभ भी कर दिया है। ठीक है, तो 1 जून 2026 से इसका जो परिचालन है वो भी स्टार्ट हो गया। नाम है इसका क्या, तो इसको हम दक्षिण तट रेलवे के तौर पर यहां पर जानते हैं। इस जोन को अभी इसके ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे जोन से कुछ हिस्से को काटकर यहां पर बनाया गया, और ईस्ट कोस्ट रेलवे जिसका मुख्यालय उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है, और साउथ सेंट्रल रेलवे जिसका मुख्यालय आपको तेलंगाना की राजधानी वाले जो है शहर में हैदराबाद के पास सिकंदराबाद में देखने को यहां पर मिलता है। ये भी आप लोग यहां पर याद रखना। चलिए इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा, ये जो आपका नया रेलवे जोन बना है करीब 3300 रूट किलोमीटर का रेल मार्ग को ये यहां पर कवर करने वाला है, और साथ ही साथ भारत के अंतर्गत इंडियन रेलवे के अन्य रेलवे जोन कौन कौन से हैं, इनका मुख्यालय कहां पर है, इस पर भी हम यहां पर फोकस कर लेते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास में नाम आता है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, तो मुंबई में है। पूर्व रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उत्तर रेलवे की बात करते हैं तो नाम किसका आता है, दिल्ली का नाम आता है। उत्तर मध्य रेलवे में प्रयागराज इलाहाबाद का नाम आएगा। पूर्वोत्तर रेलवे में गोरखपुर हो गया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में आपका नाम किसका आएगा, गुवाहाटी असम का नाम आएगा। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट और पार्ट बनता है वो बनता है पश्चिम मध्य रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय है जबलपुर में। जबकि उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के अंतर्गत, दक्षिण रेलवे की बात करें तो चेन्नई के अंतर्गत इसका नाम आएगा। दक्षिण मध्य रेलवे इसमें सिकंदराबाद का नाम आएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता हो गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर है। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली है, और पश्चिम रेलवे तो याद रखना मुंबई होगा। कोलकाता में मेट्रो रेलवे का नाम आता है, और दक्षिण तट रेलवे में हम बात करेंगे तो ये नया रेलवे जोन है जो कि हमें विशाखापट्टनम के अंतर्गत देखने को यहां पर मिलेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में स्टैटिक फैक्ट भी पूछ लेता है, कोई भी भारतीय रेलवे जोन का नाम देगा और पूछेगा कि इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, ये आप लोग यहां पर बताओ। ठीक है, ये आप इंग्लिश के अंतर्गत भी रेलवे जोन के नाम यहां पर हेड ऑफिस के साथ में देख पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसको हम नेशनल
टेक्नोलॉजी डे के तौर पर जानते हैं। यह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 11 मई को मनाया जाता है और यह घटनाक्रम पोखरण राजस्थान के परमाणु परीक्षण से जुड़ी हुई है, जिसके साथ में तारीख मिलती है 11 मई 1998 की, जब दोस्तों राजस्थान के पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था, जबकि इससे पहले भी परमाणु परीक्षण 1974 में हो चुका था। 1998 में जब ये परमाणु परीक्षण हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये भी आपको यहां पर याद रखना। और इसके साथ में 11 मई 1998 को कुछ प्रमुख उपलब्धियां मिलती हैं, जिसमें एक तो पोखरण परमाणु परीक्षण, जिसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था, दूसरा त्रिशूल मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया था, और स्वदेशी विमान हंस की पहली उड़ान भी हमें 11 मई 1998 के अंतर्गत देखने को यहां पर मिली थी। ठीक है, तो ये आपको यहां पर याद रखना है, 11 मई को यह दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, क्लियर। पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, ऑपरेशन नाम था ऑपरेशन शक्ति, ये आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक ऑपरेशन था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जो कि 1974 में हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आपके परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में हुए थे, ये 2 बार हो चुके हैं। पहला 1974 में हुआ था और दूसरा 1998 में हुआ था। और ये जो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है, ये आपको 18 मई 1974 के अंतर्गत देख मिलता है, जो कि परमाणु परीक्षण दोस्तों यहां पर इसके अंतर्गत हुआ था। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन बनता है भारत के अंतर्गत सेना में सबसे बड़े पोस्ट के बारे में, जिसका नाम है सीडीएस, है ना। चाहे वो उसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हो, तीनों के प्रमुख के तौर पर बड़ा पद है, जिसका नाम है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसमें अभी तक आपने जनरल अनिल चौहान का नाम सुना होगा, लेकिन अब उनके स्थान पर भारत के नए सीडीएस कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, ये बन गए भारत के नए सीडीएस, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। तो अब हम इनको बोलेंगे जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, जो कि भारत के सीडीएस यहां पर नियुक्त किए गए, जो भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में यहां पर कार्यभार दोस्तों संभालने वाले। ठीक है, क्लियर। तो याद रखना जनरल एनएस राजा सुब्रमणी का दोस्तों नाम यहां पर हमें देखने को मिलता है, जो कि इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के पद पर भी यहां पर कार्य कर रहे थे। इसके अलावा आप देख रहे हैं इससे पहले 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक थल सेना के उप प्रमुख भी यहां पर ये रहे थे। जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिमी सीमा समेत कई ऑपरेशन इलाकों में इनके द्वारा कमान भी यहां पर संभाली गई थी। अब एक नाम आता है, भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो भारत के पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत, जिनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दोस्तों निधन हो गया था तमिलनाडु के कुन्नूर में 2021 के अंतर्गत। ये भारत के पहले सीडीएस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनता है नौसेना अर्थात इंडियन नेवी का, और इंडियन नेवी को भी नए प्रमुख यहां पर मिल गए, और इंडियन नेवी के नए प्रमुख या नौसेना के नए चीफ कौन बन गए? तो इनका नाम है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, क्योंकि इससे पहले आपने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी का नाम जरूर यहां पर सुना होगा, लेकिन अब उनके स्थान पर वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जी को यह जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। अभी भी यदि मैं इंडियन आर्मी की बात करूंगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और यदि इंडियन एयरफोर्स की बात करूंगा तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का नाम आता है, जो कि भारतीय वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष है। इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं? तो इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आप यहां पर याद रखना। ठीक है, चलिए अगला नाम आता है एनसीआरबी अर्थात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी क्राइम इंडिया 2024 रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ हमें डेटा मिलता है जरा समझिएगा, जिसमें क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट यहां पर जारी की गई, और इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में देश भर में 58 लाख से ज्यादा अपराध के मामले दर्ज किए गए, जो कि 2023 की तुलना में 6% की गिरावट को तो दर्शाते हैं कि ये घटनाक्रम के मामले जो है लगभग यहां पर 6% कम हुए हैं। जिसमें 2023 में साइबर अपराध की हम बात करें
तो साइबर अपराध के अंतर्गत 86,000 से ज्यादा मामले यहां पर दोस्तों साइबर क्राइम से संबंधित थे, जिसमें 2024 में यह संख्या बढ़कर ये कितनी हो गई है, तो 1 लाख से ज्यादा यहां पर हो गई है। मतलब आप देख रहे हैं कि साइबर अपराध के मामले में जो वृद्धि हुई है लगभग यहां पर 17% के आसपास हुई है। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करें, इस क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में लगभग 4.41 लाख मामले ये दर्ज किए गए, जिसमें गिरावट तो लगभग 1.5% की हमें देखने को मिल रही है। बच्चों के खिलाफ अपराध की बात करें तो 2024 में 5.9% की वृद्धि हुई है बच्चों के खिलाफ अपराध में, जिसमें से 40% अपहरण के केस हैं और 36.9% हमें यौन अपराध से संबंधित यहां पर केस देखने को मिल रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो इसमें चोरी की घटनाएं सबसे ज्यादा रही, जिसमें अपराधों में लगभग 16.9% की हमें वृद्धि देखने को मिली, जिसमें लगभग 32,000 से ज्यादा जो मामले वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित यहां पर रहे थे। भारत में साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले कहां पर मिले, तो साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले कर्नाटक में रहे, उसके बाद में नाम किसका आता है, तेलंगाना का। मतलब कर्नाटक में सबसे ज्यादा हमें साइबर अपराध से संबंधित मामले देखने को मिले थे। ठीक है, चलिएगा कंप्लीट भैया। तो एक बार मैं फिर से बोलूंगा, सेशन को शेयर भी करते चलना, अपने हर एक दोस्त तक क्लासेस को पहुंचा देना, है ना, कि मध्य प्रदेश का भी सेशन कंप्लीट कर ले मई मंथ का, और इसके बाद नेशनल इंटरनेशनल के ये आंकड़े जरूर लिखते चलें, शॉर्ट नोट्स के साथ में इन सभी को समझते जरूर चलें। ओके, चलिएगा। ठीक है, चलिएगा। इसके अलावा एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट में बोला गया है कि नशीली दवाओं की अत्यधिक मात्रा यानी ड्रग ओवरडोज के कारण होने वाली जो मृत्यु है, इनके आंकड़े 2023 में 650 से लगभग 50% बढ़ गए हैं, और 2024 में ये आंकड़े कितने हो गए हैं, तो 978 वो मृत्यु है जो कि नशीली दवाओं के अत्यधिक डोज की वजह से हमें यहां पर देखने को मिल रही है, जिसमें तमिलनाडु सबसे आगे यहां पर मिल रहा है। इसके अलावा भारत ने वर्ष 2024 में आत्महत्या के 1,70,000 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें दिहाड़ी मजदूर, किसान, बेरोजगार व्यक्ति, छात्र, गृहिणियां प्रमुख संवेदनशील समूह के अंतर्गत हमें देखने को यहां पर मिल रही थी। और ये आंकड़े आप देख रहे हैं जो कि सुसाइड के 1,70,000 से ज्यादा इस रिपोर्ट के साथ में यहां पर मिल रहे हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति मामलों में 3.6% की गिरावट दर्ज की गई, और ये जो संख्या ये घटकर 55,698 हो गई, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार सबसे अधिक मामले इनसे संबंधित थे। अनुसूचित जनजाति मामलों की बात करें 23.1% की गिरावट आई, जो कि यहां पर घटकर मामले जो है 9,966 हो गए, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले इनसे संबंधित आए थे। लापता बच्चों की बात करें तो इनमें मामलों में 7.8% की वृद्धि हुई है, और यह संख्या 91,296 है ना, 91,296 से बढ़कर लगभग 98,000 से ज्यादा आप बोल सकते हैं कि लापता बच्चों के जो केसेस हैं वो लगभग 1 लाख के आसपास देखने को यहां पर मिल रहे हैं। एनसीआरबी की बात करें तो अपराध से संबंधित और अपराधियों के डेटा को एकत्र करने वाली यह संस्था है, और इसका जो मंत्रालय आएगा, नोडल मंत्रालय, वो कौन सा है, तो वो है आपका इससे संबंधित होम मिनिस्ट्री। चलिए अभी हम बात करेंगे, अभी एक बहुत ज्यादा रोबोट चर्चित रहा है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है गाबी। और आप देख रहे हैं ये रोबोट दोस्तों है ना बौद्ध भिक्षु के तौर पर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो आपको बताना है किस देश का पहला रोबोट भिक्षु है जिसका नाम है गाबी रोबोट। तो इसका जो संबंध है आपको कहां से मिलेगा, तो दक्षिण कोरिया से संबंधित यहां पर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हंगरी के नए प्रधानमंत्री के तौर पर किनका नाम है, जिनको क्या बनाया गया, हंगरी का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। अच्छा मैं चाहूंगा शायद कुछ डेटा आप लोग फोटो देखकर यदि याद कर पाओ, तो फोटो देखकर भी भैया साथ में यहां पर बताते चलो कि ये जो फोटो दिख रही है हंगरी के राष्ट्रपति के तौर पर, ये किनका यहां पर नाम है। तो इनका नाम आपको बताना है, तो इनका नाम क्या है, याद रखना, इनका नाम है पीटर मैगियार, जो कि कौन बन गए, तो ये हंगरी के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अन्नपूर्णा भंडार योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से उस राज्य की महिलाओं को, पात्र महिलाओं को
3,000 रुपए प्रति माह यहां पर प्रदान किया जाएगा। और यह योजना किस राज्य के द्वारा चलाई जा रही है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और इस योजना को हम अन्नपूर्णा भंडार योजना के तौर पर यहां पर जानेंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने किस शहर में एक मिशन की शुरुआत की जिसका नाम है सेहत मिशन? तो इस मिशन की जो शुरुआत की गई दोस्तों केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, मैं आपको बताना चाहूंगा। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अभी हाल ही में इनकी एक किताब भी बहुत ज्यादा चर्चित रही थी जिसका नाम था अपनापन। आपने सुना होगा ये किताब जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इनके 35 वर्षों का अनुभव हुआ है ना, उस एक्सपीरियंस को यहां पर शेयर करती है जिसमें वेंकैया नायडू जी की उपस्थिति रही। ठीक है, याद रखना है ना, इस प्रोग्राम के अंतर्गत, इस सेरेमनी के अंतर्गत। और ये जो सेहत मिशन है इसकी शुरुआत हमें कहां से मिलती है? तो नई दिल्ली के अंतर्गत हमें इसकी शुरुआत देखने को मिलती है, जिसको हम किस तौर पर जानते हैं? तो सेहत मिशन के तौर पर हम इसको यहां पर जानते हैं। क्या नाम हो जाएगा? तो नाम हो जाएगा सेहत, जिसको हम बोलेंगे साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का जो उद्देश्य है वो है वैज्ञानिक सहयोग के माध्यम से, वैज्ञानिक सहयोग के माध्यम से कृषि पोषण और स्वास्थ्य को आपस में जोड़ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एप्पल का सीईओ बनाया गया? शायद मैंने अभी क्वेश्चन बता ही दिया है, नाम आएगा जॉन टर्नस का। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो ये भैया झारखंड के हजारीबाग में आपको देखने को मिलेगा। मतलब जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरा वर्जीनिया, इनको निम्नलिखित में से किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति यहां पर नियुक्त किया गया? देखो अभी मैंने जो एक नाम यहां पर अपॉइंटमेंट का बताया था, याद रखना इनका नाम क्या है। तो ये भी आप डेटा समझते चलना साथ में। ये है दोस्तों आपके पीटर मैग्यार, जो कि कौन बन गए? ये आपके हंगरी के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए इस डेटा के अंतर्गत जिसमें लॉरा वर्जीनिया की बात करें, तो ये किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई है? इनका संबंध हमें कोस्टा रिका से देखने को यहां पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेकिन निम्न में से किसके द्वारा रोम में आयोजित जो इटालियन ओपन का यहां पर 2026 का टूर्नामेंट हुआ है, इसका खिताब किनके द्वारा जीता गया है? तो ये है जैनिक सिनर, जिनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है दोस्तों आपका इटली से। याद रखना विनर कौन रहे? जैनिक सिनर, जिनका संबंध कहां से? तो इनका जो संबंध है ये हमें मिलता है इटली से। एक तो ये फैक्ट हो जाता है, इसको भी हम यहां पर क्या करते हैं? डबल मार्क कर लेते हैं। दूसरा नाम आता है एलिना स्वितोलिना, और इनका जो संबंध है वो कहां से मिलेगा? तो इनका जो संबंध है महिला एकल में वो है यूक्रेन से। ये भी आप याद रखना कि यूक्रेन से नाम आएगा दोस्तों। इटालियन ओपन 2026 विजेता के तौर पर नाम है एलिना स्वितोलिना। चलिए अगला दोस्तों, यहां पर ये फोटो आप इनकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजर जनरल सेवानिवृत्त, नाम है भुवन चंद्र खंडूरी, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? पूर्व दोस्तों है ना, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। नाम है भुवन चंद्र खंडूरी। तो आपको यहां पर याद रखना है दोस्तों, ये आपके उत्तराखंड के क्या रह चुके हैं? पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर रह चुके हैं, जिनकी आप फोटो भी स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात दोस्तों, जिनका भी हाल ही में यहां पर निधन हो गया है। अगला नाम आता है, निम्न में से किसके द्वारा 32 बार आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके रिकॉर्ड यहां पर बनाया है? और ये है नेपाल के पर्वतारोही, जिनका नाम है कामी रीता शेरपा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए अदरक मिशन चलाया?
और ये बहुत चर्चित रहा दोस्तों, याद रखना इसका जो संबंध है कहां से है, तो इसका संबंध हमारा मिजोरम राज्य से, जिसके द्वारा अदरक मिशन वहां की अदरक खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री के तौर पर किनको नियुक्त किया गया है? इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है अली फली कदीम अल जैदी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये कौन बन गए? इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए, नाम है अली फली कदीम अल जैदी। इनका नाम आप लोग जरूर यहां पर लिख लें। अगला क्वेश्चन है, पीएम परिणाम योजना क्या है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसको हम पीएम परिणाम योजना के तौर पे जानते हैं? पीएम परिणाम योजना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। और खास तौर पे दोस्तों इसका उद्देश्य है कि हमें प्राकृतिक खेती पर फोकस करना है, कीटनाशकों का इस्तेमाल बहुत कम करना है, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को हमें क्या करना है, कम करना है, और इसी को हम प्रधानमंत्री परिणाम योजना के तौर पर जानते हैं। हम बोलेंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला नाम है, निम्नलिखित में से किसको अभी हाल ही में यूआईडीआई, जिसको हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तौर पर जानते हैं, और इसके सीईओ के तौर पर अभी जिम्मेदारी किनको सौंपी गई है? तो याद रखना है यूआईडीआई के जो नए सीईओ बन गए इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सौरभ विजय। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम आप यहां पर ध्यान रखिएगा। और ये यूआईडीआई संस्था क्या है? तो ये यूआईडीआई संस्था जो है ये आपका आधार कार्ड यहां पर जारी करती है, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और आपने देखा होगा आधार कार्ड के टॉप पर इसका हमें यहां पर नाम भी देखने को मिल जाता है। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां पर मैंने ऐड किया है, यूआईडीआई के अंतर्गत जो आपका यहां पर मैस्कट है उसको क्या नाम दिया गया है? मतलब यूआईडीआई का जो आपका शुभंकर है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका उदय। ये नाम भी आप यहां पर याद रखना, जिसकी आप फोटो स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे हैं। ये क्या है भैया? ये आपको इसका यहां पर मैस्कट दिखाई दे रहा है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत कुछ यहां पर अपॉइंटमेंट और साथ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो प्रधानमंत्री और आपके राष्ट्रपति उनसे संबंधित थोड़ा रिवीजन भी कर लेंगे। जरा नाम ध्यान से देखते चलिएगा, जिसमें आपको यहां पर नाम किसका मिल रहा है? तो ये है मैटे फ्रेडरिक्सेन, जिनकी फोटो आप स्क्रीन के माध्यम देख पा रहे हैं। आपको बताना है कि इनका जो संबंध है किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमें देखने को यहां पर मिलता है, जिनकी फोटो भी आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे। तो याद रखना है दोस्तों, इनका जो संबंध है डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में है, नाम है इनका मैटे फ्रेडरिक्सेन। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये कौन है? तो ये है डेनमार्क की प्रधानमंत्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहे जोनास गहर स्टोर, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो इनका जो संबंध है ये नॉर्वे के पीएम के रूप में यहां पर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इनका याद रखना नाम है ना, क्योंकि अभी हाल ही में भारत और नॉर्डिक जो शिखर सम्मेलन वो चर्चित रहा, और इसलिए ये नाम आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाते हैं। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में है ना कहां पर हिस्सा लिया है? तो अभी तीसरा जो भारत और नॉर्डिक शिखर कंट्रीज के अंतर्गत सम्मेलन हुआ, इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो ओस्लो नॉर्वे के अंतर्गत इसका आयोजन यहां पर किया गया था। और नॉर्डिक भारत के साथ में जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं उसमें हमारे पास किसका किसका नाम आता है? तो नॉर्वे का नाम आएगा, स्वीडन हो गया, स्वीडन के अलावा हमारा फिनलैंड हो गया, आइसलैंड है और डेनमार्क। ये जो देश हैं ये डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, ये आपके नॉर्डिक कंट्रीज के अंतर्गत हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं। ये आप यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में नॉर्डिक कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक नाम जरा आप ध्यान से देखिएगा, जिनका नाम क्या है? तो ये है आपके क्रिस्टून फ्रॉस्टा डाटर। आपको बताना है ये जो है दोस्तों किस देश की
प्रधानमंत्री के रूप में यहां पर जानी जाती है, क्योंकि भारत के साथ में आप देख सकते हैं दोस्तों नॉर्डिक कंट्रीज में इनकी भी फोटो आपको इस सम्मेलन के साथ में दिखाई दे रही है। और इनका जो संबंध है वो कहां से, तो आपको याद रखना है ये है आइसलैंड की प्रधानमंत्री, मतलब जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी यहां पर दिया है उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नाम है क्रिस्टून फ्रॉस्टा डाटर। ये कौन है, ये आइसलैंड की प्रधानमंत्री, जिनकी आप फोटो भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए अगला दोस्तों नाम जरा ध्यान से देखिएगा, ये कौन है, तो ये है पेट्री ऑर्पो, है ना। ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं, जरा देखिएगा इनकी फोटो, ये कौन है, तो इनका नाम है पेट्री ऑर्पो, जिनकी आप फोटो भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये है दोस्तों फिनलैंड के प्रधानमंत्री। कौन है, तो ये है फिनलैंड के प्रधानमंत्री। इसलिए मैंने कुछ यहां पर चर्चित नाम दोस्तों रहे उनके डेटा भी आपको यहां पर चीजें बता दी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है एक ज्वालामुखी का, जिसका नाम है उत्तरुनकु, है ना, उत्तरुनकु ज्वालामुखी। ये किस महाद्वीप से संबंधित है, महाद्वीप में स्थित है, तो इसका जो संबंध है दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत मिलेगा। और दक्षिण अमेरिका में भी कहां पर, तो बोलिविया से संबंधित इस ज्वालामुखी का आपको नाम देखने को यहां पर मिल जाता है। आप इस मैप को जरा ध्यान से देखेंगे तो ये आपको वोल्केनो की इस लोकेशन भी यहां पर आपको दिखाई दे रही है बोलिविया के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसने किस कक्षा के छात्रों के लिए 3 भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है, जिसके साथ में बोला है कि 2 भाषाएं भारतीय हो सकती हैं, एक भाषा आप दूसरी यहां पर अंग्रेजी के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो ये किस छात्रों के लिए शुरुआत की गई, तो कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए दोस्तों सीबीएसई के द्वारा यह व्यवस्था यहां पर लागू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में देश का पहला सैटेलाइट टैंक गंगेज सॉफ्ट सेल कछुआ ये कहां पर छोड़ा गया, जिसकी मॉनिटरिंग लाइव उसके माध्यम से की जाएगी, ट्रांसमीटर के माध्यम से, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है, जिसकी आप फोटो भी स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी का कई देशों के अंतर्गत अभी विदेश आपका दौरा देखने को मिला, और उसके साथ में एक नाम आता है एफएओ, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है एग्रीकोला मेडल, ये अभी हाल ही में किसको दिया गया है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसने दिया है, एफएओ ने दिया। आपको पता होगा एफएओ जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो रोम इटली में। तो ये आप देख सकते हैं एफएओ के अंतर्गत जो उसके हेड हैं क्यू डोंग्यू, उनके द्वारा यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहां पर दिया गया है। इसके अलावा स्वीडन के द्वारा भी सर्वोच्च राजकीय जो सम्मान है जिसका नाम है रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस, ये भी किनको दिया गया है, तो यह सम्मान भी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहां पर दिया गया है। इसके अलावा नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान भी किसको मिला है, तो नॉर्वे के द्वारा सर्वोच्च सम्मान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहां पर प्रदान किया गया है, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट। क्लियर, यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नॉर्वे के द्वारा यहां पर प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की योग्यता हासिल करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है, तो इनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर सान्या, मतलब जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी यहां पर दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही, जिसके साथ में आप देख सकते हैं दोस्तों भारतीय वायुसेना के जो हेड हैं जिनका नाम है दोस्तों एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, इनकी फोटो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 2026 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो वो है दोस्तों उपन्यास जिसका नाम है ताइवान ट्रैवलॉग, ठीक है। और इसके लिए जो सम्मान दिया गया वो किनको दिया गया, तो यांग सुआंग जी, जिनको इस सम्मान से यहां पर सम्मानित किया गया है। आप इनकी फोटो देख पा रहे हैं, है ना। याद रखना दोस्तों इस किताब का नाम है ताइवान ट्रैवलॉग, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों इस किताब को जो ट्रांसलेट किया है ना, वो अंग्रेजी अनुवाद इस किताब का किनके द्वारा किया गया है, तो अंग्रेजी अनुवाद किया गया लिन किंग के द्वारा, ठीक है, जिनकी आप फोटो भी यहां पर स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले 2025 का जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया था वो बानू मुश्ताक को दिया गया था, आपने पढ़ा होगा, कर्नाटक से है, कन्नड़ लेखिका है। और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 में जो दिया गया वो किस किताब को दिया गया था बानू मुश्ताक की, तो उसका नाम था हार्ट लैम्प,
क्या नाम था उसका, तो उसको हम हार्ट लैंप के रूप में यहां पर जानते हैं। और इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था हार्ट लैंप का, तो उनका नाम है दीपा बस्ती। तो ये भी कुछ फैक्ट हैं जो आप लोग यहां पर इससे संबंधित याद रख सकते हैं, जिनकी आप फोटो भी स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे हैं। चलिए, अभी नीदरलैंड यात्रा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देखने को मिली और वहां से दोस्तों ताम्रपत्र भारत लाए गए हैं। और ये जो ताम्रपत्र है किस काल से संबंधित है ये आपको यहां पर बताना है। तो इनका जो संबंध है ये हमें चोल काल से संबंधित यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कंप्लीट। ठीक है, चलिए, तो ये आप फोटो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, है ना। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, जो भारत वापस लाए गए ताम्रपत्र है इनका क्या नाम देखने को मिलता है, तो इनको हम अनाई मंगलम ताम्रपत्र के रूप में यहां पर जानते हैं। तो ये भी कुछ एडिशनल फैक्ट हैं जो आप लोग यहां पर इससे संबंधित याद यहां पर रख सकते हैं। चलिए, तो ये था भैया आज का सेशन और अब हम बात करेंगे होमवर्क की। तो आपको पता है हर एक सेशन में आपको होमवर्क जरूर देता हूं जिसके आंसर आप कमेंट बॉक्स के साथ में देते हैं। तो उसी प्रथा को आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा और आज भी आपको होमवर्क मिलेगा, भले स्पेशल सेशन क्यों ना हो। तो होमवर्क जरा ध्यान से देखिएगा। होमवर्क का जो आंसर आप किस में करेंगे, क्लास कंप्लीट होने के बाद में कमेंट बॉक्स में करेंगे। और आई होप दोस्तों आज के सेशन में भी आप हर दिन की तरह बहुत कुछ नया जरूर सीखे होंगे। तो क्वेश्चन है, हिंदी की वरिष्ठ लेखिका जिनका नाम है ममता कालिया, इनको इनके संस्मरण जिसका नाम है जीते जी इलाहाबाद, इसके लिए इनको कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। नाम है ममता कालिया, हिंदी की काफी बेहतरीन लेखिका है। आपको बताना है अभी इनको हाल ही में कौन सा सम्मान दिया गया इनके संस्मरण जिसका नाम है जीते जी इलाहाबाद। क्या इनको व्यास सम्मान दिया गया, 2025 का सरस्वती सम्मान दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के साथ में यहां पर देंगे। यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको हर दिन के अपडेट्स मिलते हैं, करंट अफेयर्स को लेकर एमसीक्यूज और रिवीजन आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन करिए। तो ये था भैया हमारा आज का सेशन, है ना, मंथली करंट अफेयर्स का मई 2026 स्पेशल नेशनल इंटरनेशनल का। और मैं फिर से आपको बता देता हूं, और जिन्होंने अभी तक ये मध्य प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स मई मंथ का नहीं देखा तो इसका भी क्विक रिवीजन आप लोग जरूर यहां पर कर लें, जिससे आपकी तैयारी, प्रिपरेशन और रिवीजन काफी बेहतर यहां पर हो पाए। ठीक है, तो अब आप सभी से मुलाकात करते हैं दोस्तों हर दिन। वैसे भी आपको पता है कि हर दिन सुबह 8 बजे आपसे मुलाकात करते हैं, तो बाकी हर दिन 8 बजे एक डेली करंट अफेयर्स डीसीए में आपकी आप सभी से मुलाकात होती रहेगी। मध्य प्रदेश नेशनल इंटरनेशनल जनसंपर्क रोजगार निर्माण के स्पेशल ना फैक्ट के साथ, क्विक रिवीजन के साथ में मुलाकात करते रहेंगे सुबह 8 बजे। चलिए, तो इस सेशन में, आज के सेशन में इतना ही। तो आई होप आज के सेशन में भी बहुत कुछ आप नया सीखे होंगे, शॉर्ट नोट्स आपने प्रॉपर तरीके से बनाए होंगे। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और ऐसी मेहनत लगन के साथ में पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।